हाय डियर स्टूडेंट, आज हम सिंथेसिस में सीखेंगे क्लॉजेस। ठीक है, क्लॉजेस को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। ठीक, उपवाक्य तीन प्रकार का होता है। उपवाक्य को बहुत सही तरीके से सीखना है, समझना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन्हीं का प्रयोग करना है। अगर हम इन्हें अच्छे से समझ गए, इनके तरीके को समझ गए, कैसे इनका यूज किया जाता है, क्या क्या इनका काम होता है, अगर ये हम सब कुछ समझ गए तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर हम इसको अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तो हम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में क्लॉजेस का ही तो काम है, जो कि बहुत कठिन भी हो जाता है अगर थोड़ा सा आप इसे मिस कर दें। तो मुझे उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखोगे और पूरा क्लॉज समझ के जाओगे। तीन प्रकार के क्लॉज हैं, बहुत सिंपल हैं, क्या काम होता है, कैसे दिखते हैं, क्या क्या इनके अर्थ निकलते हैं, कैसे कैसे इनके फंक्शन है, सब कुछ आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आप 100% सीख जाओगे। हर कोई यही कहता है, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने जो कहा है वो किया भी है या नहीं किया है। तो आपका टाइम खराब किए बिना मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक। क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। क्लॉज को हिंदी में हम उपवाक्य कहते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले उपवाक्य क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और वर्ब रखे होते हैं। पहले सब्जेक्ट और वर्ब को एक उपवाक्य बोलते हैं, दूसरे सब्जेक्ट और वर्ब को दूसरा उपवाक्य बोलते हैं। वो उपवाक्य कोई सा भी हो सकता है और उनके तीन प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से उपवाक्य होंगे वो आपको समझने चाहिए। ठीक है, पहला है हमारा मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। मेन क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर मेन क्लॉज का निर्माण करते हैं। मेन क्लॉज को अन्य दो नामों से भी जाना जाता है। नंबर एक प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हिंदी में प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और नंबर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हिंदी में स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। अब इसको मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य क्यों कहा जाता है, इसे समझ लेना बेहद जरूरी है। ये जो उपवाक्य होता है, इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो बिल्कुल सटीक और क्लियर होता है। इसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप में अपना पूर्ण अर्थ रखता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। इस सेंटेंस को सुनने के बाद क्या आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है कि इसमें आप क्या नहीं समझ पाए? मैंने जो बोला, क्या वो बात पूरी क्लियर नहीं हो पाई आपको? 100% हो गई होगी। राम स्कूल जाता है, अच्छे से बात समझ में आ गई कि राम कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। दूसरा हम समझते हैं दे प्लेड द मैच, वे मैच खेलते हैं। वो उन्होंने मैच खेला, पास्ट इंडेफिनिट है, उन्होंने मैच खेला। तो इस बात को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका जो हिंदी अनुवाद है इसका पूर्ण अर्थ है, और ये बात आपको अच्छे से कन्वे हो पाई होगी। तीसरा है रमेश विल सिंग ए सॉन्ग, रमेश एक गाना गाएगा। इस बात का भी पूरा अपना अर्थ है। इसको भी अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। इस बात को भी हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब इन सेंटेंसेस में समझने वाली एक बात यह है, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है मेन क्लॉज, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। ठीक है, इसमें देखो पहला ये सब्जेक्ट है और ये दूसरे नंबर पे वर्ब है। यहाँ पर भी दूसरे सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, प्लेड इसकी वर्ब है। तीसरे सेंटेंस में रमेश सब्जेक्ट है, बिल सिंह ये वर्ब का पोर्शन है, वर्ब का हिस्सा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताते चलूं, इस सेंटेंसेस में जो वर्ब होगी उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब का मतलब ये हो गया कि ऐसी वर्ब जो हमें जो सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में यूज होती है उस सेंटेंस का टेंस बताती है। जैसे हम पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं राम गोज टू स्कूल, तो इससे हमें साफ पता चलता है कि जो गोज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रेफर करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगती है। ये जो वर्ब है वो हमें इस सेंटेंस का टेंस बता रही है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। इसको देखकर हमें पता चलता है कि जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं दे प्लेड द मैच,
उन्होंने मैच खेला या बेमैच खेलते थे। तो प्लेड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग की जाती है। तो इस वर्ब को देखकर, पढ़कर या सुनकर हम अच्छे से बता पाएंगे कि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तीसरा हमारा सेंटेंस है राम विल सिंग ए सॉन्ग। इस सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब है वो है विल। इस विल को देखकर ही हम ये बता पा रहे हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, क्योंकि शैल या विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही यूज की जाती हैं। तो वे क्रियाएं जो किसी वाक्य के टेंस को क्लियर करती हैं, बताती हैं और वर्ब के हिसाब से अपने स्वरूप को चेंज कर लेती हैं, वो सारी क्रियाएं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ये गोज है, सब्जेक्ट के हिसाब से इसने अपना रूप चेंज किया हुआ है, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से फाइनाइट वर्ब अपना स्वरूप चेंज कर लेती हैं। अगर यहाँ बहुवचन होता है, यहाँ ईएस नहीं लगी होती, अगर इसी को पास्ट में बोलते तो टेंस बदल जाता, इसका स्वरूप भी बदल जाता, ये बेंट हो जाती। तो फाइनाइट वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जो जिस टेंस में प्रयोग की जाती हैं, उस जिस सेंटेंस में प्रयोग की जाती हैं उसका टेंस बताती हैं और सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपने स्वरूप को चेंज कर लेती हैं। तो कुल मिला के हमारा जो मेन क्लॉज है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। इसका अपना पूर्ण अर्थ होता है। इसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी भी दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं रहना पड़ता, क्योंकि इसका अपना अर्थ ही अपने आप में पूर्ण होता है। नंबर 2 पे समझते हैं हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसको 2 नामों से और जाना जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज, इसको भी आश्रित उपवाक्य कहते हैं। नंबर 3 है एम्बेडेड क्लॉज। एम्बेडेड का मतलब होता है संलग्न होना, जुड़ा हुआ होना, किसी का हिस्सा होना, अभिन्न अंग होना। जैसे मेरा ये मार्कर है, जब मैंने ये खरीदा था तो इसका जो कैप था इसके साथ में ही मिला था, इसका एक हिस्सा है। मेरी ये उंगली है, मेरे इस पंजे की जो है एक हिस्सा है। तो ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं, तभी इनका अर्थ पूर्ण है। ये कैप है, इसके साथ में है, तब तो इसका अर्थ है, वरना इसका कोई अर्थ नहीं, ये डस्टबिन में चला जाएगा। जब तक ये पेन सही चल रहा है, ये कैप इसके साथ है, तो ये अभिन्न अंग है, इसके बिना ये खराब हो सकता है, इसको इसके साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इसको हम एम्बेडेड क्लॉज भी कहते हैं, अभिन्न संलग्न उपवाक्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, बस वीडियो पूरी देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, सिर्फ देखें ही नहीं। ठीक है, अब इसको हम आश्रित उपवाक्य क्यों कहते हैं, इसके भी कई रीजन है, ये समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ये जो क्लॉज होती हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती हैं। किससे शुरू होती हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती हैं और इनका जो अर्थ होता है वो अपूर्ण होता है, अपूर्ण अर्थ रखती हैं ये अपना। इनको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए मेन क्लॉज पर आश्रित होना पड़ता है। ये मेन क्लॉज की मदद से अपने अर्थ को पूर्ण करती हैं। 2 चीज़ें हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के संबंध में जो मैंने अभी आपको बताई हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, इसकी अगली वीडियोस आएंगी, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बताऊंगा, जिससे कि जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं आपको क्लियर हों, सटीक हों, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। एक वीडियो में इतना सारा मैटर एक ही बार में समझा देने के लिए बहुत छोटा समय होता है वीडियो के लिए, तो मैं इसमें नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन अभी मेन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होती है उसे समझने का प्रयास करें। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो होती है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, जिसका अपूर्ण अर्थ होता है, जिसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। इसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए मेन क्लॉज पर निर्भर रहना पड़ता है। कैसे निर्भर रहना पड़ता है मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और नंबर 3 बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेन क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हमें सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज की वर्ब को भी पास्ट टेंस में करना पड़ता है। 3 चीज़ें हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के संबंध में। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती हैं, इनके अर्थ अपूर्ण होते हैं, इनकी जो वर्ब होती है वो मेन क्लॉज के वर्ब के अनुसार बदलती रहती है। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा ही होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में
कर देते हैं। अगर हमारा सैड या सैड टू है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसीलिए हमें रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में कर देना होता है। शैल विल को शुड वुड कर देते हैं। ऐसी चेंजेस आपने उसमें सीखी होंगी। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको समझ में नहीं आया है, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अच्छे से और समझना चाहते हैं तो मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, आप वहां जाएं और देखने का प्रयास करें। आप 100% सारी सटीकता से सीखोगे। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको अन्य चैनल्स के माध्यम से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेरी वीडियो में आपको जरूर मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है, अब हम सेंटेंसेस से समझते हैं कैसे हम पता करें ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, इसका अर्थपूर्ण होता है, हमें कैसे पता चलेगा। पहले मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, राम ईट्स द फूड। इसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज को समझ पाएंगे। राम खाना खाता है। अगर हम इस वर्ब से क्या प्रश्न करें, क्या प्रश्न करें, क्या खाता है राम, तो उत्तर में मिलेगा द फूड, मतलब खाना। ठीक, राम खाना खाता है। अगर हम किसी भी वर्ब से क्या प्रश्न करें तो अगर वो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है तो क्या के उत्तर में उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। ये आप लोग जानते ही होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या प्रश्न पूछकर मिल जाता है। तो इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द फूड है और ये क्या प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल रहा है कि राम क्या खाता है, खाना खाता है। अब जरा हम नीचे के सेंटेंस को पढ़ें। राम ईट्स, राम खाता है, व्हाट एवर ही लाइक्स, जो कुछ उसको पसंद है। अभी समझने की जरूरत है। राम ईट्स, राम खाता है, व्हाट एवर ही लाइक्स, जो कुछ उसको पसंद है। एक सेंटेंस हमारा यहाँ तक है, एक सब्जेक्ट और वर्ब हमारी यहाँ तक है, एक ये कंजंक्शन लगा हुआ है व्हाट एवर। व्हाट एवर जो कंजंक्शन है वो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मैंने अभी आपको बताया जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। इसका अर्थ अपूर्ण होता है, जिसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है। इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। अब सिर्फ इतने का अर्थ पढ़ें आप, व्हाट एवर ही लैक्स, सिर्फ इतना पढ़ें। मैं आपसे कह दूं व्हाट एवर ही लैक्स, जो कुछ उसको पसंद है, तो आपको ये बात पूरी समझ में नहीं आएगी। मैं आपसे कह दूं कि क्या नाम है उसका, ठीक है, कि क्या वो करता है, कि वो कहाँ जाता है, कि तुम अमीर हो। तो मैंने अभी जो छोटे छोटे 2-4 सेंटेंस बोले वो अपूर्ण अर्थ वाले हैं। तो यही सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं, यही सबऑर्डिनेटिंग उपवाक्य हैं जिनका अर्थ अपूर्ण होता है, लेकिन इन्हें अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है। कैसे जरूरत पड़ती है? अगर सिर्फ मैं आपको इतना बोल रहा हूँ व्हाट एवर ही लैक्स, जो कुछ उसको पसंद है, इतना अपूर्ण हो गया, लेकिन इसका अर्थ पूर्ण कैसे होगा? राम ईट्स, राम खाता है, व्हाट एवर ही लैक्स, जो कुछ उसको पसंद है। तो राम ईट्स ए हमारी मेन क्लॉज है जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और व्हाट एवर ही लाइक्स ये हमारी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुई है। इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। इसका अर्थ अपूर्ण है और इस सेंटेंस से, इस क्लॉज से, राम ईट्स, ये जो क्लॉज लिखा हुआ है इस क्लॉज की मदद से ये अपने अर्थ को पूर्ण कर पा रही है, वरना इसका अर्थ अपूर्ण ही रहेगा। दूसरा सेंटेंस हम समझ सकते हैं, ही इट वाज ट्रू, ये सच था। मतलब इसमें ये जो इट है ये सब्जेक्ट है, वाज इसकी वर्ब है। ठीक है, जो वाज का जो सब्जेक्ट के रूप में क्या रखा है? इट। इट वाज ट्रू, ये सच है। अगर हम इन दोनों से एक प्रश्न करें, क्या सच था? इट वाज ट्रू, ये सच था। क्या सच था? तो उत्तर में ये मिल जाएगा, इट, यह सच था। मान लो यह कोई बात होगी जिसके लिए व्यक्ति ने सिर्फ यह कह दिया है। हम बहुत सारी बातें कहते हैं, सुनते हैं, तो हम कह देते हैं ये सच है, आप सही कह रहे हो, ये बात सही कही आपने। तो ये जो है वो पूरी बात के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस अगर हम इस वर्ब से प्रश्न करें क्या सच था, तो ये उत्तर में हमें मिलेगा इट, यह सच था। अब जरा नीचे वाले सेंटेंस को हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। अब आप लोग ये दिमाग लगाना कि इस वाक्य में सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सी है और कौन सी मेन क्लॉज है जिससे इसका अर्थ पूर्ण हो रहा है। बहुत सिंपल है अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे। दैट ही वॉज ए प्लेयर, कि वो एक खिलाड़ी था।
अगर मैं आपसे इतना ही बोल दूं कि वो एक खिलाड़ी था, तो क्या आपको बात पूरी अच्छे से समझ में आ रही है? उम्मीद है नहीं आ रही होगी। अब जरा मेरा अगला सेंटेंस देखो, इससे आगे का। बाज ट्रू, सच था। सच था कि वो एक खिलाड़ी था, मतलब ये सच था कि वो एक खिलाड़ी था। तो इन दोनों को मिलकर इनका सेंस पूरा हुआ है। हमारा जो बाज ट्रू लिखा है ये हमारी मेन क्लॉज है। और जैसे हमने यहाँ पे क्या प्रश्न किया, क्या सच था, तो हमें उत्तर में मिला इट, यह सच था, जो कि इसका सब्जेक्ट है। ऐसे ही इस बाज के सब्जेक्ट के रूप में ये पूरी की पूरी क्लॉज मिली है हमें। अगर हम यहाँ क्या प्रश्न करें तो उत्तर में हमें इट मिलता है। अगर हम यहाँ क्या प्रश्न करेंगे, क्या सच था, तो उत्तर में हमें कोई एक शब्द नहीं मिलेगा, उत्तर में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी क्लॉज मिलेगी। जरा करके देख लेते हैं। क्या सच था कि वह एक खिलाड़ी था, यही तो सच था। क्या हम इतना बोल सकते हैं कि वह नहीं खिलाड़ी नहीं था? नहीं, लेकिन हमें पूरे शब्दों को मिलाकर बोलना पड़ेगा क्या प्रश्न के उत्तर में, तब हमें ये पूरा जो क्लॉज मिलेगा वो इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लॉज है वो सेंटेंस से जुड़ी हुई होती है, एम्बेडेड होती है। ये जो है इस मेन क्लॉज से जुड़ी हुई है। ये जो हमारी मेन क्लॉज है इसके सब्जेक्ट के रूप में ये रखी हुई है, इसकी वर्ब ये है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब मेन क्लॉज का ये है, लेकिन इस क्लॉज में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये है, सब्जेक्ट ये है और इसकी वर्ब ये है। हर क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता ही होता है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ क्या होता है कि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है और इसका अर्थ जो होता है वो अपूर्ण होता है। इसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है, मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है। और ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि मेन क्लॉज की वर्ब अगर पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज की वर्ब भी पास्ट में रहेगी। जैसे वाज ट्रू, ये हमारी मेन क्लॉज की वर्ब है। ठीक है, ये किस में है? पास्ट में है, तो इसकी भी वर्ब किस में होगी? पास्ट में ही होगी। अब क्यों होगी, कैसे करेंगे? जैसे जैसे आप वीडियोस देखते रहेंगे, इसके विषय में आगे वीडियो आती रहेंगी, उनको अच्छे से समझते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसी क्या कंडीशन है कि इसकी वर्ब भी पास्ट में करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम है, अगर सैड या सैड टू है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में बदल देते हैं। सेम टू सेम वही है। अब ये यहाँ सामने ही रखी हुई है आपके बाज, तो आपको तो पता होगा कि तो पहले ही रखी हुई है, हम कैसे मान लें कि हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये दो सेंटेंसेस को मिलकर बना हुआ एक सेंटेंस है, जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होती है, क्या काम होता है, कैसी दिखती है। लेकिन जब मैं आपको दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाऊंगा तो सारी चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे यह है कि मेरी वीडियोस देखते रहें, क्रम वाइज देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। अब हम समझते हैं अपनी तीसरी क्लॉज को, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम समान पदीय उपवाक्य के नाम से जानते हैं हिंदी में। समान पदीय का मतलब ये हो गया कि इसका जो पद है वो समान होगा, और किसके समान होगा? मेन क्लॉज के समान होगा। जो मेन क्लॉज की जो कंडीशंस हैं वही इसकी कंडीशंस है। मेन क्लॉज की कंडीशन क्या होती है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और इसका अपना पूर्ण अर्थ होता है, वही इसका है। इसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और इसका अपना पूर्ण अर्थ होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे वाक्यों में यूज किए जाते हैं, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, इनका बनाने का समय आता जाएगा, हम बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। फिलहाल हम यहाँ ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सी है, क्या इसका अर्थ होता है, क्या पूर्ण होता है या अपूर्ण होता है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया। ठीक है, ये हमारी कौन सी कंजंक्शन है? ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका अर्थ है लेकिन, ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया। ये हमारी मेन क्लॉज है इसमें,
ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी वो मेन क्लॉज है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया। अगर मैं आपसे इतना ही कह दूं लेकिन वह फेल हो गया, तो वो ग्रामर के अनुसार ये माना जाता है कि इसका जो अर्थ है वो पूर्ण होता है। इसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए मेन क्लॉज पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सुनने में हमें ऐसा ज़रूर लग सकता है कि इसका अर्थ अपूर्ण है लेकिन वो फेल हो गया। मैं ही आपसे कह दूं तो आपके भी दिमाग में प्रश्न आएगा। लेकिन ग्रामर के जो नियम हैं उनमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक ऐसी क्लॉज मानी जाती है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, जिसका पूर्ण अर्थ होता है। इसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए मेन क्लॉज पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं होती है। रीडिंग करते हुए, पाठ पढ़ते हुए रीडर में आपने ये जरूर देखा होगा कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बट से, यट से और बहुत सारे कंजंक्शन हैं उनसे शुरू होते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, तो वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती हैं और उनका अपना पूर्ण अर्थ होता है। तभी वो ऐसी चीज़ों से, ऐसे कंजंक्शन से शुरू हो पाती हैं और उनके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ये ग्रामर का नियम है, तो इनको हम पूर्ण अर्थ वाली क्लॉज मानते हैं। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ही इज पुअर, वह गरीब है, यट फिर भी ही इज ओनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ से हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज चालू होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये हमारी मेन क्लॉज है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। लेकिन बहुत ज़रूरी एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, इन चीज़ों को इस तरह समझ लेना और वाक्य में प्रयोग करके समझना, दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ आपको सिर्फ ये समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है और हमारी मेन क्लॉज क्या है। मेन क्लॉज का अपना पूर्ण अर्थ होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है। इसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए दूसरी क्लॉज पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, इसका अर्थ अपूर्ण होता है। इसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए मेन क्लॉज पर आश्रित होना पड़ता है और इसकी जो वर्ब है वो मेन क्लॉज की वर्ब पर भी डिपेंड करती है। जबकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं। इसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए मेन क्लॉज पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है, जबकि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। अगली वीडियो से आपको मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, जिसमें ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है उसके 3 फंक्शन होते हैं, 3 काम होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज के रूप में काम करना, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम करना और एडवर्ब क्लॉज के रूप में काम करना। तीनों ही मैं सारे इसके फंक्शन डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप वीडियो से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं पवन शर्मा विदा लेता हूं इस वीडियो से और जल्द ही मिलूंगा अगली वीडियो से, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे किया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।